कहानी का ये छठा भाग देखने से पहले इसके पहले भाग अवश्य देखें। अनुराग अधीरा और सपना को लेकर अपने कैबिन में चला गया और पहले सपना के हाथ में एक एग्रीमेंट देकर पेपर साइन करने के लिए दिया। मगर अधीरा ने सपना के हाथ से वो पेपर ले लिया और उसे अच्छे से पढ़ने लगी। पूरा पेपर पढ़ने के बाद उसमें उसे कुछ भी गलत नहीं लगा, तो अधीरा सपना को वो पेपर देकर बोली, सब कुछ ठीक है सोनू, इसमें साइन कर दे। तो सपना ने उसमें साइन कर दिए। फिर एक और पेपर अनुराग ने अधीरा को साइन करने के लिए दिया, तो अधीरा उसे लेकर साइन करने लगी। तो सपना उसे रोक कर बोली, अधीरा ये क्या कर रही है, पहले इसे पढ़ तो ले। अधीरा बोली, अरे अभी तो पढ़ा ना। सपना बोली, लेकिन वो तो मेरा था ना। अधीरा उसे देखकर बोली, हाँ तो एग्रीमेंट तो एक ही होगा ना, बस उसमें नाम अलग है। फिर वो अनुराग से बोली, क्यों अनुराग सर, सेम ही है ना दोनों एग्रीमेंट। अनुराग थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ सेम ही है, बस नाम ही अलग है। वैसे अगर आप चाहें तो आप पढ़ भी सकती हैं। अधीरा बोली, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, अब हमें आपके साथ काम करना है, इतना विश्वास तो आप पर कर ही सकते हैं, है ना। और फिर सपना का तो पढ़ ही लिया ना मैंने, अब इसे क्या पढ़ना, वही सब तो लिखा होगा इसमें भी। कहकर अधीरा ने भी पेपर पर साइन कर दिए। ये देखकर अनुराग ने राहत की सांस ली। फिर उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। साइन करके अधीरा ने वो एग्रीमेंट पेपर अनुराग को दे दिए। तभी केबिन में एक लड़का एक फाइल लेकर आया और अनुराग को देकर चला गया। तो अनुराग ने उस फाइल में से 2 पेपर निकाल कर अधीरा और सपना को देते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस अधीरा एंड मिस सपना, आज से आप वीपीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी का हिस्सा हैं। ये रहे आप दोनों के अपॉइंटमेंट लेटर, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। मिस अधीरा, आपको हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर वीर के साथ उनकी असिस्टेंट का काम करना होगा और मिस सपना, आप मेरी असिस्टेंट का काम करेंगी। दोनों अनुराग से हाथ मिलाकर बोली, थैंक यू सो मच सर, हम पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। फिर दोनों अपना अपना अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में लेकर कैबिन से बाहर आ गई। कैबिन से बाहर आकर लिफ्ट के पास आकर उन दोनों ने अपना अपना अपॉइंटमेंट लेटर देखा और फिर एक दूसरे को देखकर जोर से चिल्ला पड़ी, ई! फिर वहीं लिफ्ट के बाहर आड़े टेढ़े मुंह बनाकर उल्टे सीधे स्टाइल से उछल उछल कर नाचने लगी। इधर वीर जो अपने रूम से एलईडी की स्क्रीन पर लगातार उन्हें देख रहा था, उन्हें ऐसे पागलों की तरह अपने ऑफिस में नाचते हुए देखकर हैरान रह गया। तभी अंदर अनुराग भी आ गया और वो भी उन्हें ऐसे नाचते हुए देखकर हैरान रह गया। फिर वो वीर को देखकर उससे बोला, ये सब देखने के बाद भी क्या आप उन्हें अपने ऑफिस में जॉब पर रखना चाहते हैं। वीर ने एक नजर अनुराग को देखा और फिर से टीवी स्क्रीन में देखने लगा। उसे चुप देखकर अनुराग फिर से बोला, सर क्या आप मिस अधीरा को पहले से जानते हैं। वीर गंभीर स्वर में बोला, जान ही तो नहीं पाए उसे। अनुराग बोला, तो अब आप क्या करना चाहते हैं। वीर टेबल पर पड़ा रिमोट उठाकर टीवी स्क्रीन बंद करके रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, कुछ नहीं, बस कुछ दिन बॉस सेक्रेटरी का खेल खेलते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। फिर अनुराग को देखकर बोला, वैसे जो काम बोला था वो हो गया ना। अनुराग बोला, जी जी सर हो गया। कहकर अनुराग ने वीर को अधीरा का साइन किया हुआ एग्रीमेंट दे दिया। उस एग्रीमेंट को देखकर वीर के होंठों पर एक शातिर सी मुस्कान आ गई। उस एग्रीमेंट को देखते हुए उसने अनुराग से पूछा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई इसे साइन करवाने में। अधीर ने ज्यादा सवाल जवाब तो नहीं किया ना तुमसे। अनुराग बोला, नहीं सर, उसने पहले सपना का एग्रीमेंट लेटर पढ़ लिया था, इसलिए उसे लगा कि दूसरा भी सेम ही होगा और फिर उसने उसे बिना पढ़े ही साइन कर दिए। हाँ थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी जब सपना ने उसे पेपर पढ़ने के लिए बोला, मगर फिर। वीर ने अनुराग की बात पूरी करते हुए कहा। अधीर ने अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए उसकी बात सुने बिना ही साइन कर दिए, है ना। अनुराग ने हाँ में सिर हिलाया, जी सर। वीर टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, बेवकूफ लड़की बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेती है। इतनी भी समझ नहीं आई कि आज के इस जमाने में लोग अपने सगे भाई पर भरोसा नहीं करते, मगर ये अनजान लोगों पर भरोसा करके बैठी है, पागल। फिर वो अपने सोफे से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया, मगर दरवाजा खोलने से पहले अनुराग की तरफ देखकर बोला, कल वो आ रही है ना। अनुराग बोला, जी सर।
फिर वीर टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, मजा आएगा। फिर मुस्कुराता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। उसकी मुस्कुराहट देखकर अनुराग थोड़ा घबरा सा गया और खुद से ही बोला, बेचारी अधीरा कितने खुश थी नौकरी मिलने से, मगर बेचारी को क्या पता ये नौकरी उसकी जिंदगी में क्या तूफान लेकर आने वाली है। वीर सर, क्या करने वाले हैं आप उस मासूम सी लड़की के साथ? फिर वो ऊपर देखकर हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, रक्षा करना उस लड़की की इस वीर नाम की आफत से। खुद में बड़बड़ाते हुए वो भी वहां से चला गया। खुशी से उछलते कूदते दोनों ऑफिस के बाहर निकली और बाहर निकलकर अधीरा सिर ऊपर करके ऑफिस के बोर्ड को देखने लगी। उसे देखकर उसकी आंखें नम हो गई तो सपना ने उससे पूछा, ओए अधीरा, क्या हुआ? तू हंसते हंसते रोने क्यों लगी? अधीरा बोली, पता नहीं क्यों मगर ऐसा लगता है कि इस कंपनी से जरूर मेरा कोई नाता है। कुछ तो ऐसा है जो हर वक्त मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मैं नहीं जानती कि क्या है, और आज मेरा वो सपना पूरा हो गया। मैं अब पूरे हक से इस कंपनी के अंदर जा सकती हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ सपना, मैं बहुत खुश हूँ आज। सपना अधीरा को खुश देखकर बोली, तो फिर सेलिब्रेट तो बनता है ना, तो करें सेलिब्रेट। सपना ने कहा तो अधीर ने उसकी तरफ सवालिया नजर से देखा तो सपना ने उससे कुछ दूर सड़क से थोड़ा हटकर खड़े गोलगप्पे के ठेले की तरफ इशारा किया। गोलगप्पे की रेहड़ी देखकर अधीरा की आंखों में चमक आ गई। फिर वो सपना की तरफ देखकर बोली, जो हारेगा वो आज की गोलगप्पा पार्टी के पैसे देगा। सपना मुंह बनाकर बोली, नहीं अधीरा, ये गलत बात है। हर बार तू जीतती है और पैसे मुझे देने पड़ते हैं। अधीरा हंसकर बोली, तो भागना, बातें ही करती रहेगी तो जीतेगी कैसे? चल भाग। कहकर अधीरा सपना को पकड़कर उसे अपने साथ भगाने लगी। फिर अधीरा ने उसे छोड़ दिया और वो दोनों अलग अलग भागने लगी। अधीरा भागने में तेज थी। वो ठेले के पास पहले पहुंच गई और सपना हार गई। उसे जीतते देखकर सपना चिढ़ गई और उसके पास आकर मुंह बनाकर बोली, दिस इज नॉट फेयर। मैं नहीं मानती, तू चीटिंग करके जीतती है। मैं नहीं देने वाली पैसे वैसे। मुझे नहीं खाने कोई भी गोलगप्पे शोलगप्पे। अधीरा अपना एक हाथ कमर पर रखकर बोली, अरे इसमें चीटिंग कैसी? जीतने के लिए तेज भागना पड़ता है। तू तेज भागती तो जीत जाती ना। सपना मुंह फुलाकर उसकी तरफ पेट करके अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो गई तो अधीरा उसे देखकर मुस्कुरा दी। फिर पीछे से उसे कंधों से पकड़कर प्यार से बोली, अच्छा अब मुंह मत बना, चल गोलगप्पे खाते हैं और आज की गोलगप्पा पार्टी मेरी तरफ से। सपना खुश होकर बोली, सच्ची? अधीरा उसकी नाक को एक उंगली से टैप करके बोली, मुच्ची। फिर दोनों हंसते हुए गोलगप्पे खाने लगी। गोलगप्पे खाने में दोनों में जैसे जंग छिड़ी थी। दोनों ही हारने के मूड में नहीं थी। अधीरा ने गोलगप्पे वाले को तीखा बनाने को बोला था, इसलिए तीखे गोलगप्पे खाते हुए उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। मगर फिर भी मजाल है कि दोनों में से कोई भी हार मान ले। ठेले वाला भी खुश होकर उन्हें जल्दी जल्दी गोलगप्पे बनाकर दे रहा था। उनसे कुछ दूर सड़क पर अपनी कीमती कार में बैठा वीर उन दोनों को दूर से देख रहा था। उन्हें ऐसे हंसते खेलते गोलगप्पे खाते देखकर वीर की आंखों में नमी आ गई। वो बेहद उदास नजरों से उन्हें देखकर खुद से बोला, यकीन नहीं होता कि किसी के सपनों का आशियाना उजाड़ कर कोई इतना खुश कैसे रह सकता है। अब तक तो हम यही सोचते रहे कि शायद तुम्हारी कोई मजबूरी होगी। तुम भी उतने ही दर्द में होंगी जितने दर्द में हम जी रहे हैं। उतनी ही तकलीफ तुम्हें भी होती होगी जितनी हमें होती है। मगर आज तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तो कभी हमारी याद भी नहीं आई होगी। तुम हमें भूल गई अधीरा। कैसे भूल गई तुम हमें? जब हम तुम्हें अब तक नहीं भूले। हम आज भी तुम्हारी याद में वैसे ही तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, मगर तुम हमें भुलाकर आगे बढ़ गई। मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे अधीरा। तुम्हें भी वही दर्द सहना होगा जो इतने सालों से हम सह रहे हैं। इतनी आसानी से तुम हमें भूल नहीं सकती अधीरा। तुम्हें हमारे इंतजार के एक एक पल का, हमारे दर्द के एक एक लम्हे का हिसाब देना होगा। हमारा सुकून छीन कर तुम चैन से नहीं जी सकती। हम तुम्हारी जिंदगी की हर खुशी तुमसे छीन लेंगे। हम तुम्हारे होंठों की मुस्कान आंसुओं में बदल देंगे। तुम तड़पोगी अधीरा, रोओगी, तब जाकर हमें सुकून मिलेगा। और ये होगा अधीरा, बहुत जल्द होगा। ये हमारा खुद से वादा है। खुद से वादा करके वीर ने नफरत भरी नजर से अधीरा को गोलगप्पे खाते हुए देखा। फिर अपनी आंखों पर कीमती गोगल्स लगाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया।
अधीरा और सपना ने जब घर में कदम रखा तो घर में सब उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा तो सबकी नजरें उन दोनों पर ठहर गईं। सबकी आंखों में बस एक ही सवाल था। उनकी आंखों के सवाल को समझकर अधीरा ने सपना को देखकर आंखों में ही कुछ इशारा किया, जिसे सपना ने समझकर अपनी पलकें झपकाकर अपनी रजामंदी जताई। फिर अगले ही पल उन दोनों के चेहरे उदासी से लटक गए। अपनी नजरें नीचे झुकाकर वो धीरे धीरे चलकर अंदर आई तो सबको लगा कि उन्हें नौकरी नहीं मिली। तो अधीरा के पापा अवधेश जी उनके पास आकर उन दोनों के सर पर हाथ रखकर बोले, निराश नहीं होते बेटा। क्या हुआ अगर ये नौकरी नहीं मिली तो कोई और मिल जाएगी। हमारी बेटियां इतनी काबिल हैं कि कोई भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर उन्होंने तुम्हें नौकरी नहीं दी तो ये उनका नुकसान है ना? क्यों भैया, ठीक कहा ना मैंने? गजेंद्र जी चलकर उनके पास आते हुए बोले, अरे गोली मारो ऐसी नौकरी को, वो नौकरी तुम्हारे लिए थी ही नहीं। तुम दोनों उससे अच्छी नौकरी डिजर्व करती हो। अधीरा और सपना के दादा रघुवीर जी बोले, इधर मेरे पास आओ मेरी बच्चियों। उनके दादाजी ने उनकी तरफ अपनी दोनों बाहें फैला दी तो वो दोनों भागकर उनसे जाकर लिपट गई। दादाजी उनके सिर पर हाथ फेर कर बोले, ऐसे निराश नहीं होते बच्चे, जल्दी ही तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिलेगी, ठीक है? चलो मुस्कुराओ अब। तुम दोनों तो हमारे घर की रौनक हो। अगर तुम दोनों ऐसे उदास हो जाओगी तो ये पूरा घर उदास हो जाएगा। अधीरा की भाभी ममता एक ट्रे हाथ में पकड़कर किचन से आते हुए बोली, अब बहुत हुआ इमोशनल ड्रामा, आइए सब और गाजर का हलवा खा लीजिए। चलो तुम दोनों भी आ जाओ। अधीरा और सपना उछलकर ममता के पास आकर ट्रे में से एक एक कटोरी गाजर के हलवे की उठाकर बोली, वाह भाभी, गाजर का हलवा आज किस खुशी में बनाया है? ममता अधीरा के गाल पर चिकोटी काट कर बोली, तुम दोनों की नौकरी मिलने की खुशी में। अधीरा और सपना दोनों हैरानी से बोली, क्या? मगर आपको कैसे पता? कल्याणी जी उनके पास आकर प्यार से सपना और अधीरा के गाल पर हाथ रखकर बोली, तुम्हें क्या लगा कि तुम दोनों की नौटंकी हम नहीं समझेंगे? फिर उनके गाल को खींचकर बोली, ये मत भूलो कि हम माँ बाप हैं तुम्हारे, तुम नहीं। अधीरा अपने गाल छुड़ाते हुए बोली, क्या माँ, कितने जोर से खींच रही हो, दर्द हो रहा है? सपना भी बोली, हाँ चाची मुझे भी। कल्याणी जी और जोर से खींचकर बोली, तो फिर क्यों बेवकूफ बना रही थी हमें? सपना के मुंह से आह निकली, विशाल सपना का भाई और ममता का पति हंसते हुए बोला, और जोर से खींचो चाची, बहुत नौटंकी करने लगी है ये दोनों, इसकी सजा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए। अधीरा मुंह बनाकर बोली, क्या भाई आप भी? विशाल बोला, हाँ तो मैं भी इसी फैमिली में हूँ और तुम दोनों ने पूरी फैमिली को बेवकूफ बनाया है, इसलिए मैं तुम दोनों की आज बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगा, समझे? ये कहकर विशाल ने दोनों के सिर पर एक एक मारा और मुस्कुराकर अपना सिर झुकाकर अपने रूम में चला गया। रात को अवधेश जी बिस्तर पर बैठे हुए थे और कल्याणी जी बिस्तर पर लेटी हुई थी। अवधेश जी अपनी दुकान, अवधेश जी और गजेंद्र जी की कपड़े की दुकान है, दोनों भाई मिलकर चलाते हैं। उसके हिसाब की किताब लेकर आज का सारा हिसाब चेक कर रहे थे। विशाल प्राइवेट कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करता है। सारा काम खत्म करके जब अवधेश जी लेटने लगे तो उनकी नजर कल्याणी जी पर पड़ी, जो किसी सोच में गुम ऊपर छत को घूरे जा रही थी। अवधेश जी ने पहले ऊपर छत को देखा, फिर कल्याणी जी को देखकर बोले, क्या बात है कल्याणी, क्या छत गिरने वाली है जो उसे ऐसे घूर कर देख रही हो आप, या फिर उसे गिरने से रोकने की कोशिश कर रही हो? ये कहकर अवधेश जी हंस पड़े तो कल्याणी जी ने उन्हें गर्दन घुमाकर घूर कर देखा तो अवधेश जी बोले, ओके सॉरी, वैसे इतनी देर से किस सोच में गुम हो? कल्याणी जी उठकर बैठते हुए बोले, कुछ नहीं, बस अधीरा के बारे में सोच रही थी। अवधेश जी हैरानी से बोले, अधीरा के बारे में? उसके बारे में क्या सोच रही थी? कल्याणी जी बोली, उसके भविष्य के बारे में। दिन रात बस एक ही चिंता सताती है मुझे कि हमारी अधीरा का भविष्य क्या है। अवधेश जी बोले, हमारी बच्ची का भविष्य बहुत सुनहरा होगा, तुम्हें उसके भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसके पापा हैं अभी। कल्याणी जी बोली, मगर उसका अतीत? अवधेश जी कड़क आवाज में बोले, कल्याणी, तुमसे कितनी बार कहा है कि अधीरा के अतीत का भूल से भी जिक्र इस घर में नहीं होना चाहिए। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? क्या जानती भी हो तुम, अगर तुम्हारी ये बातें अधीरा के कानों में पड़ गई तो उसका अंजाम क्या होगा?
क्या तुम्हें याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? तुम समझती क्यों नहीं हो? हम अपनी बेटी को खो देंगे, उसके सिवा हमारा है ही कौन? क्या रह जाएगा हमारे पास उसे खोकर? कल्याणी जी अवधेश जी की बात सुनकर अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी तो अवधेश जी उन्हें अपने एक हाथ से अपने से लिपटाकर बोले, हम हैं ना अपनी बेटी के लिए, तुम क्यों चिंता करती हो? तुम जानती हो ना, अगर अधीरा ने तुम्हारी आंखों में अपने लिए ये चिंता देख ली तो वो भी परेशान हो जाएगी और फिर पीछे पड़ जाएगी तुम्हारी चिंता की वजह जानने के लिए, और तुम जानती हो ना ये उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। कल्याणी जी अलग होकर बोली, मैं सब जानती हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मुझे चैन नहीं आता ये सोचकर कि उसे आज तक हम नहीं ढूंढ पाए, जिसकी वजह से हमारे बच्चे इस हाल में है। 3 साल हो गए मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। मेरी बच्ची की जिंदगी बदल गई, हमारा सब कुछ बदल गया, मगर वो अब तक नहीं मिला। कहकर कल्याणी जी फिर से रोने लगी। अवधेश जी बोले, प्लीज कल्याणी, समझने की कोशिश करो, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो बताओ हम कैसे ढूंढे उसे? और तुम जानते हो ना हम अधीरा से इस बारे में बात नहीं कर सकते। प्लीज कल्याणी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, भूल जाओ उस बात को। अधीरा जिंदगी में आगे बढ़ रही है, आज उसे वहां नौकरी मिली है जहां नौकरी करना उसकी ख्वाहिश थी। वो बहुत खुश है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे उसके साथ जो होगा अच्छा ही होगा। भगवान इतने भी निर्दय नहीं है, वो उसके साथ अब कुछ गलत नहीं होने देंगे। कल्याणी जी रोते हुए अवधेश जी के गले लग गई। अवधेश जी ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। फिर कुछ देर बाद वो दोनों सो गए। दूसरे दिन सुबह अधीरा और सपना तैयार होकर अपने टाइम पर ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस के अंदर आकर वो दोनों पूरे ऑफिस को अनजानों की तरह देख रही थी। वहां सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाएं और किससे पूछें। वो दोनों धीरे धीरे अनजानी नजरों से इधर उधर देखती हुई आगे बढ़ रही थी। वो अभी सोच ही रही थी कि किससे पूछे कि अनुराग कहाँ मिलेगा कि तभी उन पर वहां की एक खास एम्प्लॉय टीना की नजर पड़ी। टीना एक नकचड़ी और घमंडी लड़की जो अपने आप को इस कंपनी और वीर की खास समझती थी और इस बात का हर किसी पर रोब झाड़ती थी और अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। अपने ऑफिस में अचानक 2 नई लड़कियों को देखकर टीना की भौहें तन गई। उसकी जानकारी और परमिशन के बिना आखिर वो अंदर आई कैसे? इस वक्त उसके फेस एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही खराब थे। उन 2 अनजान लड़कियों पर नजर पड़ते ही टीना उनकी तरफ बढ़ गई। आखिर उसका फर्ज था ऑफिस में आए हर किसी पर नजर रखना और उनकी जानकारी लेना। टीना उनके पास आकर बड़े अदब से उनसे बोली, है यू, कौन हो तुम लोग और तुम अंदर कैसे आई? क्या तुम्हें पता नहीं ये वीपीएस कंस्ट्रक्शन का ऑफिस है, कोई पब्लिक गार्डन ही जो मुंह उठाकर चली आ रही हूँ? सपना घबरा कर बोली, जी मेरा नाम सपना है और ये मेरी बहन अधीरा, हमने आज ही यहाँ ज्वाइन किया है। टीना ने चौंक कर कहा, व्हाट, क्या कहा तुमने? फिर वो उन्हें नीचे से ऊपर तक देखकर फिर अजीब सा मुंह बनाकर बड़े स्टाइल से बोली, यू मीन तुम यहाँ जॉब करने आई हो? और दोनों ने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो टीना उन पर हंसने लगी। फिर वहाँ काम कर रहे दूसरे एम्प्लॉयज को आवाज लगाकर उनका मजाक उड़ाते हुए बोली, हेलो गाइस, सी हियर, लुक दैट दिस गर्ल्स। फिर उनके चारों तरफ घूमकर उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, इनका कहना है कि ये दोनों यहाँ जॉब करने आए हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि वीपीएस कंस्ट्रक्शन की वैल्यू अब इतनी ही रह गई है कि अब यहाँ इस तरह की बेंची टाइप की लड़कियां काम करने आएंगी? फिर वो उनकी तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, है यू, जो भी तुम हो और जो भी तुम्हारा नाम है, अगर गलती से यहाँ आ ही गई हो तो इससे पहले कि तुम्हें धक्के मार कर निकाला जाए जल्दी बनो यहाँ से। जिन लोगों की औकात यहाँ के गेट के बाहर भी खड़े रहने की नहीं है वो यहाँ जॉब करने आई है। देखो तो भला क्या जमाना आ गया है। उनकी बात सुनकर सारे उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगे। उनके हंसने पर सपना गुस्से से बोली, आप लोग इस तरह से क्यों हंस रहे हैं? हम कोई मजाक नहीं कर रहे, हम सच में यहाँ पर जॉब करने आए हैं। फिर अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाकर बोली, ये देखिए हमारा अपॉइंटमेंट लेटर, हमने कल यहाँ इंटरव्यू दिया था और हमारा उसके लिए सिलेक्शन हो गया है। टीना उस अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर उसे पढ़कर पहले हैरान रह गई, फिर व्यंग से मुस्कुराकर बोली, ये अपॉइंटमेंट लेटर, ऐसे अपॉइंटमेंट लेटर बाजार में 50 रुपए में बन जाते हैं
और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस नकली अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर हमें बेवकूफ़ बनाकर यहाँ नौकरी करने आ जाओगी? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इतनी आसानी से तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकती। यू अंडरस्टैंड दैट? और रहा ये अपॉइंटमेंट लेटर, तो ये उस रद्दी की टोकरी में जाएगा। टीना जैसे ही उस अपॉइंटमेंट लेटर को फाड़ने लगी कि तभी उसका हाथ अधीरा ने पकड़ लिया। जब अधीरा ने उसका हाथ पकड़ा तो टीना ने चौंक कर अधीरा को देखा और फिर गुस्से से उसे घूर कर देखकर बोली, हाउ डेयर यू टच माई हैंड? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरा हाथ पकड़ने की? अधीरा ने भी वैसे ही उसे घूर कर देखा, फिर अपने दूसरे हाथ से सपना का अपॉइंटमेंट लेटर उसे लेकर बोली, वैसे ही जैसे तुमने इस अपॉइंटमेंट लेटर को फाड़ने की कोशिश करने की हिम्मत की। टीना गुस्से में बोली, तुम मुझे जानती नहीं कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ? आदिरा उसे नीचे से ऊपर तक देखते हुए बोली, जो कोई भी हो मगर देखने से इस कंपनी की मालकिन तो नहीं लगती हो सकता है कि पोस्ट पड़ी हो मगर हो तो हमारे तरह एक नौकर ही ना। टीना गुस्से से चीख कर बोली, व्हाट व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नौकर कहने की? आदिरा मुस्कुरा कर बोली, क्यों सच्चाई इतनी बुरी लगी? चिट 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 होता है जब इंसान गलत फहमी में जीने लगता है ना, तो सच्चाई का आईना देखकर उसे बुरा ही लगता है। टीना अधीरा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम ऐसे नहीं मानोगी। जब मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकालूंगी तब तुम्हें अपनी औकात समझ में आएगी। वो अधीरा का हाथ पकड़कर ऑफिस के बाहर ले जाने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, स्टॉप इट टीना। ये सुनकर टीना के कदम ठिठक कर रुक गए। उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां अनुराग खड़ा उसे घूर कर देख रहा था। फिर वो उनके पास आकर गुस्से से बोला, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। अनुराग टीना से अधीरा का हाथ छुड़ाकर बोला, तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम हमारे एम्प्लॉय को बाहर निकालो? टीना हैरानी से बोली, व्हाट एम्प्लॉय? तो तुम क्या कहना चाहते हो कि ये यहाँ की एम्प्लॉय है? अनुराग बोला, हाँ, और इन्होंने आज ज्वाइन किया है। फिर वो अधीरा और सपना से बोला, क्या तुमने इन्हें अपना अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिखाया? अधीरा घूर कर टीना को देखकर बोली, दिखाया था मगर ये उसे नकली समझकर फाड़ने लगी थी। अनुराग हैरानी से बोला, व्हाट? टीना तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाउ कैन यू डू दिस? टीना बोली, देखो अनुराग, मुझसे इस टोन में बात मत करो, समझे? और तुम मुझे ये बताओ, इन बहनचियों को यहाँ नौकरी पर किसने रखा है? अनुराग बोला, मैंने, और इस कंपनी के एमडी ने मुझे इन्हें यहाँ रखने की परमिशन दी है। क्या वीर सर ने तुम्हें नहीं बताया? वीर का नाम सुनकर टीना ने पहले अनुराग को घूर कर देखा, फिर उसके पास खड़ी अधीरा और सपना को घूरते हुए पैर पटकती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अनुराग मुस्कुराकर अधीरा की तरफ देखकर बोला, आई एम सॉरी मिस अधीरा, टीना की हरकत के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अधीरा बोली, अरे आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आपने थोड़ी ना कुछ किया है। मगर ये नकचड़ी कौन है जो इतना रौब दिखा रही थी, जैसे कि ये ऑफिस उसी का ही है? अगर ऐसा है तो मैं यहाँ काम नहीं करूँगी इस नकचड़ी के साथ। सपना भी बोली, हाँ मैं भी। उनकी बात पर अनुराग हंस पड़ा, फिर बोला, जी आप लोग फिक्र मत कीजिए, ये ऑफिस उनका नहीं है, वो यहाँ की प्रोजेक्ट डिज़ाइनर है। वीर सर के बाद उसी के डिज़ाइन अप्रूव किए जाते हैं। वीर सर उसे बहुत मानते हैं, इसलिए वो सब पर थोड़ा रौब दिखाते हैं। आदिरा अपनी बाहें ऊपर उठाकर अपना मुंह बड़ा सा खोलकर बोली, थोड़ा? अनुराग हंसकर बोला, अब मतलब थोड़ा ज्यादा। अनुराग के साथ वो दोनों भी हंस पड़ी। अनुराग ने सपना को हंसते हुए देखा तो एक पल के लिए उसकी हंसी में खो सा गया। तभी उसके फोन की रिंग सुनकर वो होश में आया और अपने फोन को अपनी पैंट की जेब से निकालकर देखा तो फोन की स्क्रीन पर वीर का नाम देखा तो घबराकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। फिर उसने फोन को रिसीव करके बोला, यस सर। फिर उधर से वीर ने कुछ कहा तो अनुराग ने कहा, यस सर, आई विल, ओके सर। फिर फोन काट कर उसे अपनी जेब में रखते हुए उन दोनों से बोला, आइए मैं आप लोगों को आपका काम बता दूं और आपके बैठने की जगह दिखा दूं। कहकर वो आगे चल पड़ा। वो दोनों भी उसके पीछे चल पड़ी। अनुराग उन दोनों को एक कैबिन में लाकर बोला, मिस अधीरा, ये आपका कैबिन है, आप यहाँ बैठकर अपना काम करेंगी। आप इस कंपनी के मालिक मिस्टर वीर की असिस्टेंट का काम करेंगी। उनकी फाइल्स को संभालना, उनकी मीटिंग्स और उनके क्लाइंट्स की सारी जानकारी आपको रखनी है और सुबह उनके आने से पहले उनके कैबिन को तैयार करना।
और जिस फाइल पर वो काम करने वाले हैं वो फाइल उनके टेबल पर सबसे ऊपर होनी चाहिए। एक बात याद रखना, काम में लापरवाही उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें हर काम अपने टाइम पर चाहिए। और हाँ, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी और ज्यादा आता है, और गुस्से में वो कब किसको काम से निकाल दें ये कोई नहीं जानता। तो प्लीज इस बात का खास ध्यान रखना कि जब वो गुस्से में हो तो तुम्हें सिर्फ उनकी बात सुननी है और उसी बात का जवाब देना है जो वो तुमसे पूछें, और कोई फालतू बात उनसे मत करना क्योंकि उन्हें उनसे बहस करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अनुराग से अपने बॉस के गुस्से के बारे में सुनकर आदिरा थोड़ी घबरा गई। उसका घबराया चेहरा देखकर अनुराग मुस्कुराकर बड़े प्यार से बोला, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है अधीरा। सर गुस्से वाले जरूर हैं मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। एक बार जब तुम उन्हें समझ जाओगे तो उनके साथ काम करने में तुम्हें भी मजा आने लगेगा। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी धीरे धीरे तुम खुद ही समझ जाओगी। ओके, तो अब मैं चलता हूँ। और हाँ, तुम्हारे केबिन के साथ वाला केबिन हमारे बॉस का है। अभी कुछ ही देर में वो आने वाले हैं, तो उनके आते ही तुम उनके लिए कॉफी ले जाना और उन्हें अपना इंट्रो भी दे देना, ठीक है? तो अब मैं चलता हूँ। कहकर अनुराग चलने लगा तो सपना उससे बोली, मगर सर आपने मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। अनुराग सपना को देखकर बोला, मिस सपना, आप मेरे साथ काम करने वाली हैं तो आप मेरे साथ आइए, मैं आपको आपका काम समझाता हूँ। सपना मासूमियत से बोली, तो क्या मुझे कहीं और बैठना होगा? मैं कहीं और नहीं बैठूंगी, मुझे अधीरा के साथ ही बैठना है। अनुराग प्यार से बोला, मिस सपना, आप कहीं दूसरी जगह नहीं जा रही हैं, आप भी यहीं रहेंगी। बस आपको काम मेरे साथ करना है और अधीरा भी यही है, आप जब चाहें उनसे मिल सकती हैं। सपना उदास होकर बोली, लेकिन अधीरा बोली, सोनू तुम पागल है क्या? अरे ये ऑफिस है, यहाँ सबके अलग अलग काम होते हैं, हम ऐसे हर वक्त एक साथ नहीं रह सकते, और फिर हम एक ही ऑफिस में तो है ना। सपना मायूसी से बोली, पर अधीरा मैं तेरे बिना कोई काम कैसे करूंगी? अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे ना। अधीरा बोली, अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? तू मेरी बहन है और मेरी बहन को ऐसे कैसे कोई नौकरी से निकाल देगा? तू घबरा मत, देखना तुझे अनुराग सर के साथ काम करना है, और अनुराग सर तो कितने अच्छे हैं, वो तुझे अच्छे से तेरा काम समझा देंगे, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे देख, मुझे तो साक्षात ज्वालामुखी के साथ काम करना पड़ेगा जो पता नहीं कब मुझे अपने गुस्से के लावे में भस्म कर देगा, मगर फिर भी मैं नहीं घबरा रही। देख, मैं घबरा रही हूँ क्या? आदिरा की बात सुनकर सपना ने मुस्कुराकर नाम में सिर हिला दिया, मगर आदिरा का बेबाक वीर को ज्वालामुखी कहना अनुराग को हैरान कर गया। वो आदिरा का ये बिंदास अंदाज देखकर मन में सोचने लगा, हे भगवान, आदिरा को देखकर तो ऐसा लगता है कि वीर से नहीं, ये लड़की उन पर भारी पड़ने वाली है। पता नहीं अब इस ऑफिस में और क्या क्या होने वाला है, भगवान ही अब हमारी रक्षा करे। अपने मन में सोचते हुए अनुराग सपना को अपने साथ लेकर वहां से चलता बना। इसी में उसने अपनी भलाई समझी। आदिरा अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना काम समझने लगी। अनुराग ने उनके क्लाइंट्स की फाइल उसे भेज दी थी ताकि वो सारे क्लाइंट्स के नाम और उनकी जानकारी याद कर ले, और आज की वीर की मीटिंग्स के बारे में भी अनुराग ने उसे बता दिया था ताकि वो वीर को उसकी जानकारी दे दे। कुछ देर बाद वीर ऑफिस में आया। आते समय उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। आज उसका और अधीरा का सामना होने वाला था। ये सोच सोच कर उसके होंठों से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। अधीरा का कैबिन वीर के कैबिन से पहले आता था और वीर का कैबिन ठीक अधीरा के कैबिन के बगल में आगे जाकर था। वीर के कैबिन में जाने से पहले अधीरा का कैबिन आता था। आदिरा के और वीर के कैबिन के बीच एक कॉमन दीवार थी जिसके बीचों बीच एक विंडो थी जिसमें कर्टेन ब्लाइंड्स लगाए हुए थे, जिसमें से वीर जब चाहे अधीरा को देख सकता था। ये कैबिन वीर ने सिर्फ अधीरा के लिए बनवाया था। वीर जब अपने कैबिन में जाने से पहले अधीरा के कैबिन के सामने से गुजरा तो वहां से गुजरते हुए उसकी नजर अधीरा के कैबिन में गई। अधीरा उस वक्त कुर्सी पर बैठी अपने काम में व्यस्त थी। वो एक नोटपैड पर कुछ लिख रही थी। वीर दरवाजे में खड़ा होकर उसे देखने लगा। अधीरा अपने काम में इतनी डूबी हुई थी कि उसे इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ
कि वीर दरवाजे पर खड़ा कब से उसे देख रहा है। वह अपने होठों पर मंद मंद मुस्कान लिए अपना काम किए जा रही थी। उसके बाल हवा से उड़कर बार बार उसके चेहरे पर आकर उसके गालों को छू रहे थे, जिन्हें वो अपने हाथों से अपने चेहरे से हटाकर अपने कानों के पीछे कर रही थी। मगर कुछ देर बाद वो बाल फिर से उसके चेहरे पर आकर उसे परेशान करने लगते, तो आदिरा फिर परेशान होकर उन्हें कान के पीछे ले जाती। आदिरा ने इस वक्त पीले कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो उस पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ पल तक वीर उसे मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। आदिरा की सादगी भरी खूबसूरती वीर को अपनी तरफ खींच रही थी। इतने सालों बाद भी आदिरा में वही कशिश थी जो वीर को अक्सर अपना दीवाना बना देती थी। आज भी वीर उसकी उसी कशिश में खोता जा रहा था। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वो ये क्या कर रहा है। अधीरा एक धोखा है और वो फिर से उसके खूबसूरत चेहरे से धोखा नहीं खा सकता। उसे अधीरा के सामने कमजोर नहीं होना, बल्कि उसे उसके धोखे का सबक सिखाना है। इस बात का एहसास होते ही उसका चेहरा कठोर हो गया और आंखों में गुस्सा उतर आया। फिर उसने खुद को नॉर्मल करके अधीरा की तरफ देखा, जो अभी भी अपने काम में मस्त थी। उसे देखकर वीर ने दरवाजे पर नॉक किया। दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनकर अधीरा ने सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो सामने वीर को देखकर चौंक गई और एकदम से खड़ी हो गई और हैरानी से वीर को देखने लगी। फिर कुछ याद करने की मुद्रा में अपने गाल पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगी। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। फिर वो अपनी आंखें छोटी करके वीर को घूर कर देखते हुए बोली, आप तो वही है ना जिसने उस दिन मेरी गुलाबों की आंख फोड़ दी थी। वीर हैरानी से बोला, व्हाट व्हाट गुलाबो, और कौन सी आंख? अधीरा उसे समझाते हुए बोली, अरे गुलाबो मतलब मेरी स्कूटी जिसकी आपने हेडलाइट तोड़ दी थी। वीर चिढ़कर बोला, व्हाट रबिश, तुम अपनी स्कूटी को गुलाबो कहती हो क्या? अधीरा बोली, हाँ तो कितनी प्यारी है वो, एकदम गुलाबी गुलाबी, इसलिए तो मैं उसे गुलाबो कहती हूँ। वीर बोला, वॉट एवर, तुम हमारे कैबिन में आओ अभी, कहकर वीर जाने लगा तो अधीरा बोली, लेकिन आप हैं कौन, मैं जिसके कैबिन में आऊं? अधीरा की बात सुनकर वीर के कदम रुक गए और वो अधीरा को हैरानी से देखने लगा। अधीरा उसे आंखें फाड़े हैरानी से देख रही थी। उसे ऐसे देखकर वीर सोच में पड़ गया, इसने हमें सच में नहीं पहचाना या फिर ना पहचानने का नाटक कर रही है। खैर जो भी है पता चल ही जाएगा। फिर वो अधीरा को देखकर थोड़ी कठोर आवाज में बोला, तो तुम हमें नहीं जानती? अधीरा ने बड़ी मासूमियत से नाम में सिर हिला दिया तो वो उसके इस नाटक से चिढ़ गया। फिर वो थोड़े गुस्से से बोला, हम कुंवर वीर प्रताप सिंह ठाकुर, इस कंपनी के मालिक और तुम्हारे बॉस। ये नाम सुनकर अधीरा की आंखें खुलकर बाहर आने को हो गई और पूरा का पूरा मुंह खुल गया। तो फिर उसके पास आकर उसकी ठोड़ी को अपनी एक उंगली से ऊपर करके बोला, इसी वक्त हमारे कैबिन में आओ। ये कहकर फिर वो उसे घूरते हुए अपने कैबिन में चला गया। उसके जाने के बाद अधीरा ने अपना एक हाथ अपने माथे पर मारा और खुद से बोली, ये क्या कर दिया तूने अधीरा, पहले दिन ही बॉस को नाराज कर दिया। सच कहती है तेरी माँ, अकल नाम की चीज नहीं है तुझ में, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती है। अरे देखा नहीं तूने, इतने महंगे कपड़े और जूते पहनने वाला कोई मामूली बंदा तो होगा नहीं। ऐसे कपड़े कोई यहाँ का प्यून पहनकर थोड़ी ना आएगा, मालिक ही तो पहनेगा ना ऐसे कपड़े। हाय कितना सोना है, बिल्कुल किसी सपनों के राजकुमार जैसा, उस पर तो किसी का भी दिल आ जाए। हाय मेरे दिल में तो गुदगुद सी होने लगी है उसे देखकर। वो खुद से ही ऊट पटांग बातें कर रही थी कि तभी उसके टेबल पर रखे फोन की घंटी बज उठी, जिसे सुनकर अधीरा एकदम अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और फोन उठाकर अपने कान से लगाकर बोली, हेलो, वीपीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी है। दूसरी तरफ से वीर बोला, हमें कब तक तुम्हारा इंतजार करना होगा? अगर आप अपने ख्यालों से बाहर आ गई हो तो हमारे केबिन में आने का कष्ट करेंगे आप? अधीरा हड़बड़ाकर बोली, जी जी मैं अभी आई सर। फिर फोन रखकर खुद से बोली, हाय अधीरा, क्या कर रही है तू? अब तो पक्का वो तुझे नौकरी से निकाल देगा, पहले दिन ही तेरा बोरिया बिस्तर गुल हो जाना है। फिर वो अपना पेन और नोट पैड उठाकर भागती हुई वीर के कैबिन में गई और अगले चंद मिनटों में वो वीर के सामने खड़ी थी
और वीर अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर अपने हाथ अपनी ठोड़ी से लगाकर दोनों कोहनियों को टेबल पर टिकाकर एकटक अधीरा को घूर रहा था और अधीरा अपना सिर झुकाकर अपनी आंखें इधर उधर घुमा रही थी। जब कुछ देर तक वीर नहीं बोला तो अधीरा हिम्मत करके बोली, सर, आपके यहाँ पहले दिन अपने एम्प्लॉय को ऐसे घूरने का रिवाज है क्या? वीर ने गुस्से से उसे घूरा तो अधीरा अपनी बत्तीसी दिखाकर बोली, नहीं, वो मेरा मतलब है, इतनी देर से आप कुछ बोल नहीं रहे हैं ना, बस मुझे ऐसे ही घूरे जा रहे हैं इसीलिए। वीर बोला, तुम जानती हो कि तुम्हारे यहाँ क्या काम है? अधीरा पूरे कॉन्फिडेंस से बोली, हाँ जानती हूँ ना, अच्छे से जानती हूँ। वीर बोला, अच्छा तो बताओ, हमारे रेगुलर क्लाइंट्स के नाम बताओ। अधीरा ने किसी तोते की तरह सारे क्लाइंट्स के नाम बोल दिए, जिसे सुनकर वीर हैरान रह गया। फिर वीर ने उससे कहा, हमारा आज का शेड्यूल बताओ। अधीरा ने बिना रुके वीर का आज का शेड्यूल सारा बता दिया। वीर उसे देखकर हैरान रह गया। फिर वो बोला, हमारे रेगुलर क्लाइंट मिस्टर मित्तल की फाइल लाओ। अधीरा बोली, सर वो फाइल आपके टेबल पर आपके सामने है। वीर ने देखा फाइल उसके सामने रखी थी। वीर ने उसे उठाकर देखा, वो वही फाइल थी जो वो मांग रहा था। वीर अपने मन में अधीरा के काम से खुश भी हो रहा था और चिढ़ भी रहा था, क्योंकि वो अधीरा के काम में नुक्स निकालकर उसे नीचा दिखाना चाहता था, मगर अधीरा उसे कोई मौका ही नहीं दे रही थी। फिर वो कुछ सोचकर बोला, वो मिस्टर जुनेजा की बजट की फाइल लाओ। उनका काम लगभग कंप्लीट है, तो हमें उनका बजट तैयार करके भेजना है। अनुराग ने तैयार की होगी वो फाइल। अधीरा बोली, जी सर, उन्होंने सुबह ही मुझे वो फाइल दे दी थी, वो आपके लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर रखी है। वीर ने एक नजर अधीरा को देखा तो अधीरा उसे देखकर मुस्कुरा दी, जिसे देखकर वीर ने एक तीखी सी नजर उस पर डाली तो अधीरा की मुस्कान गायब हो गई। फिर उसने उस फाइल को उठाकर देखा, वो वही फाइल थी। उसे देखकर वीर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन अधीरा के काम से इम्प्रेस हुए बिना ना रह सका। फिर अधीरा ने वीर के सामने एक चेक बुक रखकर कहा, सर, अनुराग सर ने कुछ चेक भरकर दिए हैं और मैं आपके साइन करने के लिए बोला है। आप इन पर अपने साइन कर दीजिए, मगर सर, इन पर साइन करने से पहले एक बार इन्हें चेक जरूर कर लीजिए सर। वीर अधीरा को तीखी नजर से देखते हुए बोला, तो अब तुम हमें बताओगी कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं? अधीरा बोली, बिल्कुल नहीं सर, आपको क्या करना है क्या नहीं ये तो आप ही जानते हैं ना, मैं कैसे जानूंगी? मगर सर, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ और मेरा फर्ज है आपको ये बताना। मैंने बस अपना फर्ज पूरा किया है, आगे आपकी मर्जी। अधीरा की बात सुनकर वीर ने उसे घूर कर देखा, फिर चेक बुक में भरे चेक साइन करने लगा। मगर अधीरा के मुताबिक वो एक एक चेक अच्छे से देखकर साइन कर रहा था। सारे चेक साइन करने के बाद जब वो आखिरी चेक साइन करने लगा तो वो उसे साइन करते हुए रुक गया। फिर उसने उस चेक को पढ़ा, फिर एक नजर अधीरा पर डाली तो अधीरा ने उसे देखकर अपनी गर्दन झुका ली। फिर वीर ने उस पर से नजर हटाकर अपने पास रखे फोन का रिसीवर उठाकर उस पर नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से फोन अनुराग ने उठाया। हेलो सर। वीर अधीरा को घूरते हुए बोला, अनुराग, मेरे कैबिन में आओ अभी। कुछ देर में अनुराग वीर के सामने खड़ा था। वीर उसे वो चेक दिखाकर बोला, ये क्या है अनुराग, तुमने ये अमित के नाम से 2 लाख का चेक क्यों भरा? अनुराग बोला, सर, अमित ने कंपनी से 2 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया था। वीर बोला, और तुमने उसे अप्रूव कर दिया? तुम जानते हो ना कि उसे अभी हमारी कंपनी में काम करते हुए 2 साल ही हुए हैं और 2 साल के अकॉर्डिंग तुम्हें नहीं लगता कि ये 2 लाख का लोन ज्यादा बड़ी अमाउंट है? अनुराग बोला, जी सर, मगर इस वक्त उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है सर। उसकी ज़रूरत को देखते हुए ही मैंने उसका लोन अप्रूव किया है। वीर उसे देखकर बोला, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई उसे पैसों की, वो भी इतने ज़्यादा पैसों की? अनुराग बोला, सर, उसका 6 साल का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है सर, उसके हार्ट में होल है सर, और डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्दी उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान। वीर अनुराग की बात बीच में काट कर बोला, तुमने पता किया? अनुराग बोला, जी सर, मैंने सब पता करके ही उसे लोन देने का डिसीजन लिया था। वीर बोला, ऑपरेशन के लिए कितने पैसे चाहिए? अनुराग ने बताया, सिर्फ ऑपरेशन का खर्च 10 लाख है सर। वीर ने पूछा, तो क्या बाकी के पैसों का इंतजाम हो गया? अनुराग बोला, सर, वो कर रहा है, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मदद लेने की कोशिश कर रहा है।
वीर व्यंग से मुस्कुराकर बोला, तो उसे लगता है कि रिश्तेदार उसकी मदद करेंगे। ये रिश्तेदार सिर्फ खुशी में साथ देते हैं, दुख में नहीं। हाँ, अगर पैसों की कमी की वजह से उसके बेटे को कुछ हो गया तो नकली आंसू बहाने आ जाएंगे रिश्तेदारी का फर्ज निभाने। खैर छोड़ो वो सब, तुम ऐसा करो, जो डॉक्टर उसके बेटे का ट्रीटमेंट कर रहा है उससे मेरी बात कराओ। अनुराग बोला, जी सर। कहकर अनुराग अपने मोबाइल से डॉक्टर को फोन लगाने लगा। कुछ देर रिंग जाने के बाद उधर से डॉक्टर ने फोन उठा लिया तो अनुराग ने फोन वीर को दे दिया। वीर उससे फोन लेकर अपने कान से लगाकर बोला, हेलो डॉक्टर, वीर बोल रहा हूँ, वीपीएस कंस्ट्रक्शन से। डॉक्टर साहब बोले, जी मिस्टर वीर, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी। वीर बोला, आपके हॉस्पिटल में अमित का बेटा एडमिट है, उसके हार्ट का ऑपरेशन है। डॉक्टर बोले, जी मिस्टर वीर, अगर उसका ऑपरेशन वक्त पर नहीं हुआ तो। वीर बोला, आप उसके ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, उसके ऑपरेशन में डिले नहीं होना चाहिए। हम 10 लाख का चेक भेज रहे हैं, जल्दी ही आपको मिल जाएगा और बाकी के बिल्स भी आप हमारे नाम से बताइएगा। पैसों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मगर बच्चे के इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब बोले, आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर वीर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। वीर बोला, नहीं कोशिश नहीं, हमें पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल आपको रखना है। डॉक्टर से बात करने के बाद वीर अनुराग को एक 10 लाख का चेक साइन करके उसे देते हुए बोला, अनुराग ये चेक हॉस्पिटल में जमा करवा दो, और हाँ, जब तक अमित का बेटा हॉस्पिटल में है तब तक उसको छुट्टी पर भेज दो। ऑफिस में आकर वैसे भी उसका काम में ध्यान नहीं लगेगा, बेड में ही ध्यान रहेगा उसका। अनुराग मुस्कुराकर बोला, जी सर। कहकर अनुराग मुस्कुराता हुआ चला गया। अदिरा, जो अभी भी हैरानी से आंखें फाड़े वीर को देख रही थी, अभी अभी वीर का जो रूप देखा वो उसकी सोच से भी परे था। कैसे एक ही पल में उसने अपने एक एम्प्लॉय की इतनी बड़ी प्रॉब्लम को एक ही झटके में सॉल्व कर दिया। अदिरा वहां खड़ी एकटक उसे हैरानी से देखती रही। जब वीर को अपने ऊपर अदिरा की नजर महसूस हुई तो उसने अदिरा को देखा, फिर उसे खुद को एकटक देखते हुए देखा तो उससे बोला, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अलग से इनविटेशन देना होगा? वीर की आवाज से अधीरा एकदम अपने होश में लौटी और बोले, जी कुछ कहा आपने? वीर ने उसे आंखें छोटी करके गुस्से से देखा और फिर बोला, यहाँ से जाने का क्या लोगी? अधीरा हड़बड़ाकर बोली, जी जी मैं चलती हूँ सर। ये कहकर अधीरा हड़बड़ाकर वहां से जाने लगी। वो दरवाजे तक पहुंची थी कि वीर ने पीछे से उसे पुकारा, रुको। अधीरा ने पलट कर देखा तो वीर बोला, अभी तक तुम हमारी कॉफी नहीं लाई? अधीरा बोली, जी जी मैं बस अभी लाई। कहकर अधीरा जल्दी से बाहर निकल गई। उसे जाते देखकर वीर के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद अधीरा वीर के लिए कॉफी बनाकर लाई। वीर ने कॉफी लेकर उसका घूंट भरा ही था कि अगले ही पल वीर ने कॉफी मुंह से निकाल दी और अधीरा को देखकर गुस्से से चीख कर बोला, हाउ डिस्गस्टिंग, क्या बनाकर लाई हो ये? अधीरा बोली, सर आपने कहा था कॉफी बनाने को, तो कॉफी ही बनाकर लाई हूँ। वीर आंखें छोटी करके बोला, व्हाट, ऐसी कॉफी? तुम्हें कॉफी बनानी नहीं आती क्या? अधीरा बोली, हाँ सर आती है ना। वीर उसे घूर कर बोला, अच्छा तो कैसे बनाई है तुमने ये कॉफी, जरा हम भी तो सुने। अधीरा बोली, हाँ सर बताती हूँ। मैंने ना पहले पानी उबाला, फिर उसमें चीनी और दूध डाला और फिर कॉफी बनाकर ले आई। वीर ने पूछा, और चीनी और कॉफी कितनी डाली? अधीरा ने अपनी 2 उंगली दिखाकर कहा, मैंने ना 2 चम्मच चीनी और 2 चम्मच कॉफी डाली बस। वीर व्यंग करके बोला, 2 चम्मच चीनी और 2 चम्मच कॉफी, बस इतनी ही? अधीरा ने अपनी गर्दन आगे कर कर कहा, सर कम है, और डालनी थी। वीर गुस्से से चीख कर बोला, ओह शट अप, जस्ट शट अप, सीरियसली तुम्हें 1 कप कॉफी भी बनानी नहीं आती? आई कैंट बिलीव इट। अधीरा बुरा सा मुंह बनाकर बोली, ऐसा ना कहिए सर, ये कॉफी मैंने ही बनाई है और मुझे क्या पता कि आपको कितनी चीनी और कितनी कॉफी चाहिए। वीर गुस्से में बोला, तो किसी से पूछ तो सकती हो ना कि इतना भी नहीं बताया किसी ने। वीर के डांटने पर अचानक अधीरा जोर जोर से रोने लगी। अधीरा को ऐसे बच्चों की तरह रोते देखकर वीर घबरा गया और उसके पास आकर बोला, अधीरा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? हमने ऐसा क्या कह दिया कि तुम ऐसे रोने लगी? अधीरा हिचकियां लेकर रोते हुए बोले,
आज तक मुझे ऐसे किसी ने नहीं डांटा और आपने मुझे इतनी बुरी तरह से डांटा, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कैसी कॉफ़ी चाहिए? मैंने थोड़े ही ना पहले कभी आपके लिए कॉफ़ी बनाई है, तो जैसी मुझे समझ में आई मैंने बना दी। वीर ने पूछा, तो तुम अपनी कॉफ़ी में 2 चम्मच कॉफ़ी डालती हो? मैं कॉफ़ी नहीं पीती, मुझे चाय पसंद है। अंधेरा अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली। तो वीर ने चिढ़कर कहा, व्हाटएवर, तुम जाओ, दूसरी कॉफी बनाकर लाओ। अधेड़ ने वीर की तरफ देखकर बुरा सा मुंह बनाया और उसे घूरते हुए बाहर जाने लगी। वीर ने जब उसे खुद को घूरते हुए देखा तो अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। तो अधीरा हड़बड़ाकर तेज तेज चलने लगी और जल्दी से दरवाजा खोलकर जाने लगी। तो वीर पीछे से बोला, और हाँ, इस बार कॉफी ढंग की बनाना, वरना आज पूरा दिन तुमसे सिर्फ कॉफी ही बनवाऊंगा, समझी? वीर की बात सुनकर अधीरा ने आंखें बड़ी करके उसे देखा तो वीर फिर बोला, याद रखना, जब तक मेरी पसंद की कॉफी नहीं बनेगी तब तक तुम सिर्फ कॉफी ही बनाओगी। अब जाओ और जल्दी कॉफी बनाकर लाओ। अधीरा मुंह बनाकर कैबिन से बाहर चली गई। वीर अधीरा को तंग करना चाहता था और आखिरकार खराब कॉफी से उसे अधीरा को परेशान करने का आइडिया मिल गया। फिर क्या था, अधीरा कॉफी बनाकर लाती और वीर एक घूंट भर के उसे रिजेक्ट कर देता और दोबारा कॉफी बनाने के लिए कहता। अधीरा बार बार कॉफी बनाकर थक गई थी। ऑफिस में एक छोटी सी किचन वीर के कैबिन से थोड़ी दूर थी और अधीरा को बार बार पैंटी से कॉफी बनाकर वीर के ऑफिस में ले जाना पड़ता था। घर में तो अधीरा ने कभी चाय तक नहीं बनाई थी और यहाँ आकर उसे अपने खड़ूस बॉस के लिए बार बार कॉफी बनानी पड़ रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि उसकी कॉफी में थोड़ा सा जहर मिलाकर उसे दे दे, एक ही बार में सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। मगर क्या करे, वो ऐसा कर नहीं सकती थी। एक बार उसका मन किया कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से भाग जाए, मगर फिर ख्याल आया कि ऐसे कैसे हार कर भाग जाए। आज वो ज्वालामुखी उसे बहुत सता रहा है, इसका सबक तो उसे सिखाना ही होगा। पता नहीं वीर और कितनी देर तक उसे कॉफी बनवाता अगर उसे अपनी अर्जेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना ना पड़ता। वीर के जाने के बाद अधीरा ने चैन की सांस ली और वो तब थम से अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई और अपना सिर टेबल पर रखकर आंखें मूंद ली। पहले बुटीक में तो उन्हें एक जगह बैठकर ही काम करने होते थे, मगर यहाँ तो पूरे दिन में 32 काम करने पड़ते हैं। अधीरा के मन में बार बार बस एक ही ख्याल आ रहा था, यहाँ मुझे काम नहीं करना, इस खड़ूस बॉस की सेक्रेटरी नहीं बनना, मुझे मेरे बुटीक वाले काम पर वापस जाना है। वीर ने आज पहले ही दिन उसे बुरी तरह से थका दिया था, लेकिन इधर सपना के साथ बिल्कुल उलट था। अनुराग ने उसे ज्यादा काम करने ही नहीं दिया। वो तो बस उसकी मासूम बातें और उसकी मुस्कुराहट में ही खोता जा रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो सपना को अपने सामने बैठाकर बस उसे देखता रहे। सपना भी अनुराग के साथ काम करके काफी खुश थी, मगर उन दोनों को देख देख कर टीना का खून चल रहा था। सपना तो फिर अनुराग के साथ काम कर रही थी, उससे उसे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं थी, मगर अधीरा तो पूरे दिन वीर के साथ रहने वाली थी, जिससे उसे सख्त प्रॉब्लम थी। उसे ये कैसे मंजूर हो सकता था कि उसके अलावा वीर के करीब कोई और लड़की जाए, वो भी अधीरा जैसी मामूली लड़की। ये सोचकर उसका दिमाग जैसे फटा जा रहा था। टीना इतने में ही दिल मिला रही है, तब क्या होगा जब उसे ये पता चलेगा कि अधीरा वीर का पहला प्यार है और वीर खुद उसे अपनी कंपनी में लेकर आए हैं। शाम को छुट्टी के बाद घर जाते हुए सपना अधीरा को ऑफिस में अपने पहले दिन के बारे में बता रही थी। वो पूरा समय अनुराग की ही तारीफ करती रही कि अनुराग ने उसे कितने प्यार से हर काम बताया और आज पहले दिन उसे ज्यादा काम भी नहीं करने दिया। वो सपना के लिए खुश हुई कि चलो सपना को तो अच्छा बॉस मिला जो उसे हर काम बड़े प्यार से सिखा रहा है। जब सपना ने अधीरा से उसके काम और बॉस के बारे में पूछा तो अधीरा ने उससे झूठ बोल दिया कि उसका बॉस भी बहुत अच्छा है। घर आकर भी अधीरा ने सबसे यही कहा कि उसका बॉस बहुत अच्छा है और उससे बड़े प्यार से बात करता है। आज वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसने आज किसी से ज्यादा बात नहीं की और खाना खाकर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटते ही सो गई। दूसरे दिन अधीरा और सपना ऑफिस गई। सपना अधीरा को उसके कैबिन में छोड़कर अनुराग के कैबिन में चली गई और अधीरा वीर के कैबिन में जाकर उसकी सारी जरूरत की चीजें सही से रखकर उसके कैबिन की अच्छे से सफाई करवाने लग गई।
आज उसने सोच रखा था कि अगर आज भी वीर ने परेशान किया तो आज वो उसकी ज्यादती नहीं सहेगी और उसकी नौकरी उसके मुंह पर मारकर यहाँ से चली जाएगी। मगर जाने से पहले वो उसे अच्छा खासा सुनाकर भी जाएगी। जब वीर ऑफिस में आया तो आते वक्त जब उसकी नजर अधीरा के कैबिन में गई तो वहां अधीरा नहीं थी। तो वीर सोच में पड़ गया कि कहीं कल उसने उसे ज्यादा परेशान तो नहीं कर दिया जिस वजह से आज वो ऑफिस ही नहीं आई। ये सोचते हुए जब वो अपने कैबिन में गया तो कैबिन के दरवाजे पर ही उसे अधीरा मिल गई। अधीरा को देखकर वीर के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई जिसे उसने अधीरा से छुपाने के लिए अपने होठों पर ही दबा लिया और बिना किसी भाव के अधीरा को देखने लगा। मगर अधीरा ने वीर को देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और दरवाजे को छोड़कर थोड़ा पीछे हट गई ताकि वीर अंदर आ सके। अधीरा की इस हरकत पर वीर को थोड़ी हैरानी हुई तो वो उसे देखते हुए अंदर आया और अंदर आकर अधीरा से बोला, वैसे आमतौर पर लोग सुबह अपने बॉस को गुड मॉर्निंग कहते हैं। वीर की बात पर पहले अधीरा ने वीर को देखा, फिर उससे बिना कुछ कहे उससे मुंह फेर कर दरवाजा खोलकर कैबिन से बाहर निकल गई। अधीरा के इससे बिना कुछ बोले चले जाने पर वीर हैरानी से मुंह खोले उसे जाते हुए देखता रह गया। वीर हैरानी से बोला, इसे क्या हुआ? अभी तो इसे हमने कुछ कहा भी नहीं, फिर आज सुबह से ही इसका मुंह क्यों फूला हुआ है? फिर उसने खिड़की के पास जाकर अधीरा को उसके कैबिन में देखने के लिए खिड़की में लगे ब्लाइंड्स कर्टन्स को हटाकर देखा तो अधीरा वहां नहीं थी। फिर वीर वहां से हटकर अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। उसने अपने टेबल पर देखा, हर चीज अपनी जगह पर थी और जो चीज उसे चाहिए थी वो टेबल पर उसके सामने थी। वो सब देखकर वीर मुस्कुराने लगा। फिर वो अपने बैग में से अपना लैपटॉप निकालकर उसे टेबल पर अपने सामने रखकर उसे अभी खोला ही था कि तभी कैबिन का दरवाजा खुला। वीर ने गर्दन उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा खोलकर अधीरा अंदर आ रही थी। उसके हाथ में एक ट्रे पकड़ी थी जिस पर 3-4 कॉफी मग रखे हुए थे। वो अपने एक पैर से दरवाजा खोलकर फिर अपने कंधे से दरवाजे को रोककर अंदर आई और ट्रे लेकर टेबल के पास वीर के सामने खड़ी हो गई। तो वीर उसके हाथ में पकड़ी ट्रे की तरफ इशारा करके बोला, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वीर ने उससे पूछा तो उसने बिना कुछ बोले ट्रे में से एक कप उठाकर वीर की तरफ बढ़ा दिया। उसे कुछ ना बोलते देखकर वीर चिढ़कर बोला, ये क्या बदतमीजी है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? वीर के सवाल पर अधीरा ने कॉफी का कप वापस ट्रे में रख दिया और फिर टेबल पर रखा नोटपैड और पेन उठाकर कुछ लिखने लगी। तो वीर गुस्से से उससे नोटपैड छीनकर बोला, ये तुम क्या कर रही हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। डैम इट, आंसर मी। आखिरी लाइन वीर थोड़ा जोर से चीख कर बोला तो अधीरा उसके गुस्से से थोड़ी सहम गई। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। फिर बोली, आपको हमेशा अपनी ही चलानी होती है ना? वीर टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, हम तुम्हारे बॉस हैं, अगर हम कहें कि तुम बोलो तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, समझी? अधीरा चिढ़कर बोली, मैं बोलूं तो मुसीबत और ना बोलूं तो मुसीबत। कल आपको मेरे बोलने से प्रॉब्लम थी और आज ना बोलने से प्रॉब्लम। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? अच्छा खासा मैंने सोल्यूशन निकाला था अपनी बात इस नोटपैड पर लिखकर आपको बताने का, मगर वो भी आपको अखर गया। वीर चौंक कर बोला, व्हाट? तुम अब अपनी हर बात लिखकर कहोगी? अधीरा बोली, क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा मेरा आइडिया? वीर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, बकवास, इससे टाइम कितना वेस्ट होगा? अधीरा उसे देखकर बोली, लेकिन सर वॉइस पोल्यूशन से तो बचेंगे ना आप, जिससे आपको एलर्जी है। वीर गुस्से में बोला, जस्ट शट अप, पहले ये बताओ। ट्रे की तरफ इशारा करके बोला, ये क्या है? अधीरा बोली, ये। फिर एक कॉफी का कप उठाकर वीर की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये आपकी कॉफी है। वीर कॉफी का कप लेकर बोला, लेकिन इतने सारे कॉफी के कप क्यों? अधीरा बोली, सर अब मुझे क्या पता कि आपको कैसी कॉफी पसंद है। कल आपने मुझे कितना घुमाया एक कॉफी के लिए। मेरे पैरों में दर्द होने लगा था, मगर फिर भी आपको कॉफी पसंद नहीं आई, इसलिए आज मैं पहले ही 4 कप कॉफी बनाकर लाई। आप इन्हें टेस्ट करें और जो पसंद आए पी लीजिएगा। वीर बोला, तो तुम्हें पहले से ही पता था कि हमें तुम्हारी कॉफी पसंद नहीं आएगी? अधीरा बोली, सर मैं तो पूरी मेहनत से बनाती हूँ, पता नहीं क्यों आपको पसंद नहीं आती। जहाँ तक मुझे पता है चाय या कॉफी बस 2 ही तरह की होती है, फीकी या मीठी, काली या दूध वाली। अब आपको ऐसी कौन सी स्पेशल कॉफी चाहिए? वीर उसे देखकर बोला,
पहले पी लूं फिर बताता हूँ, कहकर वीर कॉफी पीने लगा और अधीरा आंखें मूंद कर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी वीर को कॉफी पसंद आने के लिए। और फिर वीर को एक आंख बंद और एक आंख खोलकर देखने लगी। वीर ने जैसे ही कॉफी का एक घूंट भरा और साथ ही मुंह से सारी कॉफी बाहर निकाल दी तो अधीरा ने कसकर अपनी आंखें मूंद ली। फिर उसने धीरे से आंखें खोलकर देखा तो वीर अधीरा को घूर कर देख रहा था। तो अधीरा ने फिर डरते डरते दूसरा कप उठाकर उसे पकड़ा दिया। वीर ने उसे घूरते हुए वह कप ले लिया और फिर उसे भी एक घूंट पीकर बाहर निकाल दिया। एक एक कर सारी कॉफी का वही हश्र हुआ जो पहले का हुआ था। आदिरा एक एक कप कॉफी कबीर के हाथ से लेकर वापस ट्रे में रखती गई। आखिरी कप अधीरा को वापस देते हुए जैसे ही वीर गुस्से से कुछ बोलने लगा तो अधीरा ट्रे उठाकर सटपट केबिन से बाहर भागते हुए बोली, सर मैं दूसरी कॉफी बनाकर लाती हूँ। उसे भागते हुए देखकर पहले तो वीर हैरानी से उसे देखता रह गया, फिर उसके होंठों पर एक शरारती सी मुस्कान आ गई। आगे क्या होगा? आखिर क्यों अधीरा वीर को पहचान नहीं रही है? क्या है अधीरा के अतीत में जिसे उसके माता पिता ने सबसे छुपाया है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।